गुड आफ्टरनून सभी को। मुकेश यादव, स्क्रीन विजिबल है भाई? ओके, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? काफी दिन क्लास नहीं हुई आप लोगों की। थोड़ा मैं घर के में पिताजी के वजह से अस्पताल में व्यस्त था। अस्पताल जा जाके मेरे को भी वायरल इन्फेक्शन हो गया। तो आई होप आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही हो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून पूजा, रूहान। ठीक है, आप सभी को पता है ना, फादर ठीक है, उनका हार्ट बाईपास सर्जरी हुआ था। ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी से बोलता है, इस वजह से उसमें मैं व्यस्त था, तो इस वजह से। हाँ, नहीं, दिल्ली एम्स में नहीं था, वो मैक्स हॉस्पिटल में था। ठीक है, गुड आफ्टरनून। चलो, तो पिछली क्लास में ध्यान रहो तो मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कराई थी, तो यहाँ पर अब नोट करते चलिए। आपका मेरे को कोर्स भी कंप्लीट कराना है, टाइमली ध्यान रखो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिएगा, मैंने आपको लिखवाया था कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन किस तरीके से हुआ था। ठीक है, हाँ जी, प्रभु का आशीर्वाद है, भोले शंकर का। तो लिखेगा, बिहार बिहार में पुर्तगाली। ठीक है, बिहार में पुर्तगाली व्यापारियों। ठीक है, बिहार में पुर्तगाली व्यापारियों का आगमन। ठीक है, बिहार में पुर्तगाली व्यापारों का आगमन। आप में से अंग्रेजी में कौन कौन लिख रहा है, चलो ये बताओ, अंग्रेजी में से कितने लोग नोट करते हैं? देखिए मिस्टर चिरंजीव, आप लोगों को एक मैं बताता हूँ, पैसा हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पैसा ना दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन रिश्ते हैं ना, कभी नहीं कमाए जा सकते। आपको और मेरा भी एक रिश्ता है, गुरु शिष्य का। ठीक है, अगर मैं आपके साथ विश्वासघात करूं, जो कि मैं नहीं करूंगा, ठीक है, तो ये कभी नहीं हो पाएगा। ये एक ही बार बनेगा और एक ही बार टूटेगा। एक बार बन के अगर टूट गया तो फिर आप, ये सदा सदा के लिए टूट गया, बिल्कुल नहीं बन पाता। तो ये चीज है, पैसा तो दोबारा भी कमाया जा सकता है, इस चीज को। ये पहली स्लाइड है भाई। ठीक है, तो मैंने अपना कैमरा बंद करा, ऊपर से ना हॉस्पिटल जा जाके, इसमें बस यही है, बिहार में। अभी इससे पहले जो पुरानी क्लास थी, पुरानी क्लास का आपको मैं दिखा देता हूँ, पुरानी क्लास में हमने क्या करा था। पुरानी क्लास में ज्यादा कुछ नहीं करा था। एक तो आपको मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। ठीक है, 19 तारीख को क्लास हुई थी हमारी। एक तो आपको मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के बाद आपको मैंने देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आप लोगों के दिमाग से उतर गई हो। प्रणाम प्रणाम। अभी हमें करना भी है, आपको मैं 15 अगस्त तक आपका कोर्स मैं कंप्लीट करा दूंगा। अभी आपका कोर्स दिखा रहा होगा 29 जुलाई तक, लेकिन उसे मैं आपको करवा दूंगा। तो देखो यहाँ पर, ये इतनी चीज थी कि पुर्तगाली कंपनी कौन कौन आते, बस इतना। फिर मैंने आपको पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश, आज सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर मेजर रिवोल्ट 1857 की क्रांति, और फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये आपका 2 से 3 क्लास लेगा आपका। ठीक है, पहले आप लोग अपनी कोई शंका हो उसे जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलो, तो बिहार में पुर्तगालियों का आगमन यानी एडवेंट। ठीक है, एडवेंट ऑफ, जो इंग्लिश में लिखते हैं पोर्टुगीज। और ध्यान रखिएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ 95% आपको पेपर में जो क्वेश्चन मिलेंगे उसी से ही मिलेंगे। एडवेंट ऑफ पोर्टुगीज फ्रॉम इन बिहार। ठीक है, एडवेंट ऑफ पोर्टुगीज इन बिहार, तो बिहार में पुर्तगालियों का आगमन।
तो जरा लिखिएगा सर्वप्रथम, ठीक है। क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो आप लोग साथ साथ लिखते हो, लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे कि जैसे आप साथ साथ लिखते हो तो वो आपके दिमाग में वो चीज याद भी होते जाती है। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम। हाँ बिल्कुल। ठीक है। देखिए पूनम चौहान मैम, ईएमआरएस में जो आएगी वो जी के आएगी, 10 नंबर की, और बड़ी इजी आएगी। उसके लिए क्लास नहीं है, बिहार के लिए है, ठीक है। तो लिखेगा सर्वप्रथम, और ये तो मैं पढ़ा भी बिहार जी के रहा हूं, बिहार में पुर्तगाली, ठीक है। वैसे इंडिया में भी सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली व्यापारी, ठीक है। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी आए थे, जो, ठीक है, बंगाल जो बंगाल के हुगली, हुगली क्या है? गंगा की सहायक नदी है। हुगली क्या है? गंगा की सहायक नदी है, में स्थापित होकर। हुगली क्या गंगा की सहायक नदी है? नहीं, गंगा की सहायक नदी नहीं है हुगली। किसने कहा हुगली गंगा की सहायक नदी है? ठीक है, सहायक नदी होती है जो उस नदी में आके जुड़ती है। जैसे यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है, प्रयागराज में गंगा नदी में आके जुड़ती है। हुगली जो है वो क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, इसको बोलते हैं वितरिका। पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है फराका, ठीक है। फराका से, ये अभी एक पॉइंट में लिखाऊंगा, उसे जरूर लिखना। फराका से जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश चली जाती है, जहां पर उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और वहीं से एक और नदी अलग हो जाती है जिसको हम बोलते हैं हुगली नदी। हुगली नदी पर एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है, जिसका नाम क्या है? हल्दिया। अब उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह या श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहा जाता है। तो आप लिख लीजिएगा, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारत में नदी निर्मित बंदरगाह, प्राकृतिक नदी निर्मित बंदरगाह कहाँ पर है, भारत में प्राकृतिक नदी निर्मित बंदरगाह कहाँ पर है, तो वो हुगली पे है, ठीक है, हल्दिया नामक जगह पर। इंडिया का नेचुरल रिवर राइन पोर्ट, ठीक है, इंडिया का नेचुरल रिवर राइन पोर्ट। इसी वजह से तो अंग्रेज कलकत्ता शहर बना, क्योंकि हुगली नदी के किनारे पे तीन गांव होते थे, चंद्रनगर, काली नाती और सुना नाती। इन तीन गांवों के आधार पर ही आपका कलकत्ता विकसित हुआ। क्यों? क्योंकि, ओके, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपका मतलब क्यों विकसित हुआ? क्योंकि अंग्रेज जो अपना जो भी भारत से व्यापार करते थे वो इंग्लैंड जो भेजते थे वो समुद्र के रास्ते भेजते थे। तो बिहार से, उत्तर प्रदेश से जो भी सामान होता था, नदियों के सहारे कहाँ तक आता था? हल्दिया तक आता था, और हल्दिया से समुद्री जहाज से इंग्लैंड जाता था, ठीक है। मेधावी गंगा की वितरिका है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। समझ गए आप? ठीक है। चलो पहले आप लोग अपने आपस में जितने क्वेश्चन है ना उसको कर लो, फिर उसके बाद हम, अगर आप लोगों का पढ़ने का अगर ये है तो आप ये देख लीजिए, पूछ लीजिए कि काजल मैम की क्लास हुई या नहीं है, फिर कोई आंसर दे दे, फिर आगे बढ़ते। गुड आफ्टरनून। चंदन, फ्राइडे को क्लास ही नहीं हुई थी तो मैं पीडीएफ क्यों डालता? ठीक है, फ्राइडे को क्लास नहीं हुई। 20 और आपका क्या तारीख था आज? आज क्या तारीख है? आज की तो मैं तारीख ही भूल गया। कल 22 जुलाई था, 23 जुलाई है ना, तो ध्यान रखिएगा 20, ठीक है। 19 को तारीख को लास्ट क्लास हुई थी, उसके बाद नहीं थी। हाँ, कमेंट ही ऑफ करने पड़ेंगे क्योंकि इधर उधर की बात होती रहती है। ठीक है, 24 है आज, ठीक है, 24 जुलाई। तो हाँ 24 जुलाई है, सॉरी। तो आपकी क्लास जो होती है ना 21 को क्लास नहीं हुई और 20 को क्लास नहीं हुई, ठीक है। तो सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी बिहार आए थे, जो बंगाल के हुगली में स्थापित, ठीक है, हुगली में स्थापित। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए
कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ डाली थी, वो तो आपकी कहाँ डाली थी, कोझिकोड में, लेकिन फिर कलकत्ता में डाली थी। उस स्थापित व्यापारिक व्यापारिक केंद्र, और मैं कई बार पूछ चुका हूं आप में से, इंग्लिश में कौन लिख रहा है, किसी ने नहीं बताया। केंद्र से नाव, ठीक है, केंद्र से नाव के माध्यम से, के माध्यम से पटना पटना आया जाया करते थे। ठीक है, तो पुर्तगाली व्यापारी जो पटना आए थे, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा नाव के माध्यम से आए थे गंगा नदी में, और अपने साथ वो क्या निर्यात करते थे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो निर्यात, अपने साथ वो क्या निर्यातित वस्तु लेके जाते थे, यानी बिहार से वो क्या निर्यात करके ले जाते थे। ठीक है, अभी इंग्लिश में मैं लिखवा दूंगा, जरा ध्यान रखिएगा। तो निर्यातित वस्तुओं में देखिए, एक तो सबसे पहले चीनी मिट्टी। ठीक है, चीनी मिट्टी यानी आपका, चीनी मिट्टी तो नहीं बोलेंगे इसे, बोन चाइना नहीं बोलेंगे, यानी मिट्टी के आपके, चीनी मिट्टी के बर्तन, यानी जो आपके क्रॉकरी होती है, क्रॉकरी टाइप चीनी मिट्टी के बर्तन, और आपका मसाले, मसाले मसाले निर्यात करके ले जाते थे। मसाले के अलावा आपका और आयातित वस्तु। ठीक है, आयात क्या करते थे, यानी बिहार के लोगों को क्या बेचा करते थे, आयात वस्तु। तो आयात वस्तु में एक बार बताओ, खैनी, आप बिहार में खैनी खाई जाती है, खैनी, इसके बड़े बड़े फैन होंगे खैनी खाने के, तंबाकू से हम बोलते हैं, खाई जाती है खैनी और पान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तंबाकू, तंबाकू, तंबाकू की खेती अगर कभी शुरू अगर पूछा जाए, तो ये पुर्तगालियों ने ही भारत में तंबाकू की खेती शुरू करी थी, ये आयात करते थे। देखो ये गंदी चीज लाया तंबाकू। अच्छा, इंग्लिश में जो लिख रहे हैं मेरे भाई और मेरे बहन, वो लिख लीजिएगा कि पोर्टुगीज, ठीक है, मैं बोल रहा हूं लिख लीजिएगा, पोर्टुगीज ट्रेडर्स वर दी फर्स्ट। ओके, मैं इसको यहाँ पर जगह नहीं है, नहीं तो लिख देता, पोर्टुगीज ट्रेडर वर दी फर्स्ट हु केम टू पटना, हु केम टू पटना थ्रू बोट, हु केम टू पटना थ्रू बोट, ओके, फॉर ट्रेड, फॉर ट्रेड फ्रॉम हुगली, फ्रॉम हुगली पोर्ट, फ्रॉम हुगली पोर्ट। और वो इंपोर्ट क्या करते थे, वो इंपोर्ट करते थे बोन चाइना यूटेंसिल्स एंड स्पाइसेस, और एक्सपोर्ट क्या करते थे, आपके क्लोथ्स एंड टोबैको। ठीक है, हम्म, गुड इवनिंग नितेश। फिर इसके बाद लिखेगा बिहार, ये आपका इसका आधुनिक भारत बिहार का सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो इधर उधर की बातों में व्यस्त करके अपना भी टाइम ना खराब करो, और ना मेरे को मेरा एकाग्रता भंग करो। ओके, व्यापारियों, ओके, बिहार में डच व्यापारियों का आगमन, बिहार में डच व्यापारियों का आगमन। डच कौन से देश के होते हैं, डच कौन से देश के होते हैं, नीदरलैंड के होते हैं। एडवेंट ऑफ डच, आपको बताया भी था मैंने, एडवेंट ऑफ डच इन बिहार। भारत में भी दूसरे नंबर पर कौन आए थे, डच आए थे। ठीक है, हॉलैंड भी बुलाते थे उससे पहले। तो डच जो लोग थे ये बिहार में, ठीक है, तो लिखेगा डच सर्वप्रथम, ठीक है, डच सर्वप्रथम 1632 ईस्वी को, यानी उस समय भारत पर किसका शासन था, आपका शाहजहां का था। ओके, वर्तमान में, वर्तमान वर्तमान में पटना कॉलेज, पटना
वर्तमान में पटना कॉलेज के के उत्तरी भाग में स्थित, ठीक है, इमारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना करी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रथम डच फैक्ट्री की प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना करी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुई थी, तो वो आपकी कहाँ पे स्थापित हुई थी, पटना में। तो इसी लाइन को मैं जरा इंग्लिश में लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे काफी दोस्त इंग्लिश में लिख रहे होंगे। लिखेगा द फर्स्ट डच फैक्ट्री द फर्स्ट डच फैक्ट्री was established the first Dutch factory was established, okay, in the north of Patna, in the north of Patna college in 1632 AD। ठीक है, इन 1632 AD। अब ये किसका व्यापार करते थे? ठीक है, ये जो व्यापार करते थे यानी ट्रेड करते थे, तो ये ट्रेड किसका करते थे? तो आपका अफीम 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 को से ड्रग्स भी बनाई जाती है, चीनी का उत्पादन करते, मतलब व्यापार करते थे, एवं सूती वस्त्र। तो ओपियम, शुगर और आपका कॉटन क्लोथ्स, इसका व्यापार करते थे और इसमें इनकी बहुत अभिरुचि थी। ओके, ये लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी से बताएं, ये लिख लिया आप लोगों ने? ठीक, अब यहाँ पे लिखेगा उस समय का बिहार कैसा होता था। लिखेगा सम्मिलित अभी तो आज अभी मैं देख रहा था, एक और आपकी वैकेंसी आई है बिहार में, वो विधानसभा की, वो सबसे बढ़िया वैकेंसी होती है। ठीक है, विधानसभा जैसे, और स्पेशली बिहार में अगर देखा जाए तो सम्मिलित रूप से बिहार। हाँ, क्योंकि उसमें जब नेता ही लोग काम नहीं करते तो आप क्या काम करोगे, और धौंस अलग चलेगी। ठीक है, ओके, बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा। ठीक है, बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा। इस साल इलेक्शन है ना शायद बिहार में या अगले साल होंगे, अगले साल होंगे, व्यापार अगले साल होंगे, सॉरी सॉरी, करने हेतु, व्यापार करने हेतु। अच्छा, एक मिनट पीछे कर लेता हूँ संजू, 24 में है। नहीं, पिछली, हाँ 24 में। इस बार ना जाति, आपके यहाँ बिहार में एक दिक्कत है ना, जो कभी नहीं जाती उसी को ही जाति बोलते हैं। ठीक है, बिहार उत्तर प्रदेश की यही है, जाति आधारित हम वोट डालते हैं। इसमें आप लोगों की भी गलती नहीं है, हमारे अंदर बचपन से ही यही सॉफ्टवेयर फिट कर रखा है। क्या करें, जाति उसके बाद धर्म। ठीक है, जाति उसके बाद धर्म, इसी वजह से हम अच्छे नेता नहीं चुन पाते। बताओ, आपके जो उप मुख्यमंत्री है, क्या काबिलियत उनकी, बस वो लालू यादव के बेटे हैं, और कुछ नहीं है, क्रिकेट भी उनसे नहीं खेला गया। संतुलित रूप से बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार करने हेतु, तो एक मैं एक मतलब एक हंसी की बात बताएं, आपके वो है ना,
तेज प्रताप यादव, तो उनसे कहा कि भाई जो बिहारी भाषा है वो संविधान की 22वीं अनुसूची में, तो पता है अगले का क्या आंसर, कहा 22वीं में क्यों, हम उसे नंबर 1 पे करवाएंगे। पलटू राम जी का भी टाइम हो लिया। पलटू राम जी का भी अगले, वो प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं अब, ठीक है। तो सम्मिलित रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा एवं उड़ीसा में व्यापार करने हेतु, और इस चक्कर में बिहार में नेताओं की कमी नहीं है लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाते, ठीक है। प्रधान, डच प्रधान, बिहार में कौन था डच प्रधान, ध्यान रखिएगा, इसका नाम था नेथियस, नेथियस नेथियस वेंगडन। ओके, मैं इसको इंग्लिश में लिख सकता हूँ कि बिहार में जो आपका उस समय सम्मिलित बिहार, आपका बिहार, बंगाल और उड़ीसा, और इसमें आपका बिहार में आप वो भी इंक्लूड करिए झारखंड, ठीक है। तो नेथियस वेंगडन ने मुगल सम्राट, ठीक है, मुगल सम्राट, सम्राट औरंगजेब से, औरंग, ये भी बहुत जबरदस्त था ये, औरंगजेब से सन 1662 में, ठीक है, सन 1662 ईस्वी में फरमान प्राप्त करा था, फरमान प्राप्त किया था, ठीक है। तो लिखेगा फरमान प्राप्त किया था, लिखेगा डच गवर्नर, ठीक है, आप लिख लिख सकेगा, डच गवर्नर नेथियस, नेथियस वेंगडन, नेथियस वेंगडन गॉट रॉयल एसेंट, फरमान को हम क्या बोलते हैं, रॉयल एसेंट फ्रॉम औरंगजेब, फ्रॉम औरंगजेब, औरंगजेब बड़ा ही कठोर शासक था, इसके इसके जमाने में भारत में दीपावली और होली का त्योहार नहीं बनाया जाता था, लेकिन इसकी कुछ ठीक बातें तो कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी, कुछ इसकी ठीक थी। और एक इसकी सबसे बड़ी गलती थी, इसने छत्रपति शिवाजी महाराज जी से पंगा लिया था। ओके, नेथियस वेंगटन गॉट रॉयल असेंट फ्रॉम औरंगजेब टू ट्रेड, ठीक है, टू ट्रेड 1662 में, हाँ बिल्कुल, टू ट्रेड इन कॉम्बाइंड, कॉम्बाइंड बिहार, बिहार, बिहार के बाद आपका बंगाल, उस समय ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल तो था नहीं, बंगाल यानी आज का पूरा बांग्लादेश, एंड उड़ीसा, ठीक है, एंड उड़ीसा, ठीक है। चलो, ये आप लोगों ने लिख लिया। अब डचों के बाद कौन आए थे, डचों के बाद कौन आए थे, अगर आप पूरा अपना पुराना पेपर उठा के देखो तो मैंने आपको दिखाया था भारत में, अगर भारत में हम यूरोपियों के आगमन को देखें, ठीक है, भारत में हम यूरोपियों के आगमन को देखें तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिश आए और फ्रांसीसी आए। लेकिन जब हम बिहार के संदर्भ में बात करते थे, ठीक है, प्रियंका मैम एक मिनट, ठीक है, हाँ झारखंड भी इसमें इंक्लूड होगा, हाँ जी। लेकिन अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो अंग्रेजों से पहले फ्रांसीसी आए थे, ठीक है, अंग्रेजों से पहले फ्रांसीसी आए थे। देखो प्रियंका कश्यप, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो सुनो बच्चे, जो पुर्तगाली थे ना वो 1498 में आए थे, और 1510 में पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, कोई साल बता सकता है पानीपत का पहला युद्ध? अरे अभी मैं बोर्ड पे पढ़ा देता आज आपको, एक्चुअली क्या है ना, मैंने ना ब्लड डोनेट कर दिया, तो जब डोनेट करा तब तो कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन उसके बाद ना वो एनर्जी नहीं आ पा रही। 1914, हे राम, 1914 बोल रहे हैं संजू कुमारी,
वो प्रथम विश्व युद्ध था बेटा, मैं पानीपत का पहला युद्ध। अरे विपुल रघुवंशी जी, राम 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 राम, ओम नमः शिवाय। 1526 में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? 1526 में, पानीपत का पहला युद्ध। आपको एक चीज मैं बताऊं, पुर्तगालियों ने 1510 में, यानी पानीपत के पहले, क्योंकि 1526 के बाद भारत में मुगल शासन की शुरुआत होती है। अरे नहीं यार, 2 दिन हो गया रेस्ट, ठीक है। 1526 में पानीपत के पहले युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। पुर्तगालियों ने प्रियंका कश्यप मैम 1510 में गोवा को जीत लिया था, और उस समय गोवा और बॉम्बे पुर्तगालियों के कंट्रोल में थे। बम्बई तो उन्होंने दहेज के रूप में तो अंग्रेजों को दे दिया था, और गोवा को कब छोड़ा था? 1961। तो इसी वजह से मैंने उस दिन लिखवाया था कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे, ठीक है। ओके। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, ये था। तो आप पूछ रहे थे ना पुर्तगालियों का शासन, उस दिन मैंने शासन भी लिखवाया था, ऐसी बात नहीं है। उस दिन मैंने सारी चीज लिखवाई थी आपको। हाँ, ये लिखवाया था मैंने शासन, ठीक है। ठीक है, तो अब बिहार में फ्रांसीसी तो लिखेगा, बिहार में फ्रांस फ्रांसीसी व्यापारियों, बिहार में फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन, बिहार में फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन, यानी एडवेंट, एडवेंट ऑफ फ्रेंच इन बिहार, एडवेंट ऑफ फ्रेंच इन बिहार, बिहार में फ्रांसीसियों का आगमन। तो यहां पर आप लिखो, तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये FEIC। तो इसने अपना जो पहली फैक्ट्री, फर्स्ट, इतनी तो अंग्रेजी आप समझते होंगे, फर्स्ट फैक्ट्री, ठीक है। हम्म, फर्स्ट फैक्ट्री इन बिहार, जो वैसे तो इन्होंने इंडिया में और जगह करी थी, लेकिन अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी वो सन 1734 में करी थी। और जाहिर सी बात है वो कहाँ करी होगी? पटना में ही करी होगी। क्यों? क्योंकि नदी के रास्ते आते थे, ठीक है। क्यों, किसके रास्ते आते थे? नदी के रास्ते। फिर आपका इसका जो प्रमुख था, प्रमुख यानी आपका गवर्नर, जिसका नाम था गवर्नर, इसका गवर्नर था, इसका नाम था M जियाल। अरे यार, ये फ्रांसीसी में, अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे इसे? हिंदी में तो लिख दोगे M जियाल ला, M जियाला, ठीक है। ये ये 2 मई 1757, जब, ठीक है, 2 मई 1757 को बिहार के भागलपुर, बिहार के भागलपुर तथा 3 जून 1757 को, ठीक है, पटना, ठीक है, पटना आया था। मतलब जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रमुख था, जिसका नाम था M जियाला, ये 2 मई 1757 को सबसे पहले बिहार के भागलपुर में आया था, और फिर पटना में आया था। ये, अरे जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी FEIC, ठीक है। हाँ, ये तीसरे नंबर पे आए थे, सानिया। ठीक। अब इसके बाद जो आते हैं, वो आते हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पर
राज्य जो हमारे यहाँ पे नवाब थे, आपको पता है इंडिया एक बहुत बढ़िया देश है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बड़ी पता है दुविधा क्या है? हम अपने सुख से सुखी नहीं है, हम दूसरे के दुख से सुखी हैं। ये एक कड़वी बात बोल रहा हूँ, क्या मैं सच कह रहा हूँ? ये यूं कह लो, दूसरों के सुख से दुखी हैं या दूसरों के दुख से सुखी हैं। तो हमारे यहाँ जो ये वो होते थे, क्या कहते हैं, नवाब होते थे उस समय, ठीक है, तो ये बस गद्दी पे बना रहना चाहते थे, चाहे कुछ भी करना पड़े इन्हें। जैसे आज की डेट में उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, कोई के भी हो, ये सोचते हैं कि एक बार हम मंत्री बन गए तो बस हम मंत्री बने रहे, हमको कोई हटाए ना, इसके लिए हमें कुछ भी करना हो। तो इसी वजह से राजनीति में बदमाश लोग आ गए, क्योंकि बदमाश लोग अपने साथ व्यापार वोट लेके आते हैं, पैसा आ गया, पैसे के लिए उन्होंने ये सारी चीज मुद्दे की जड़ तो यही है। अभी मैं बिहार की ज्योग्राफी देख रहा था, मैदानी क्षेत्र पड़ता है। अरे पटना के आसपास इतना खुला मैदान है, पानी है, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि कहीं पे भी इंडस्ट्री लगानी हो तीन चीज चाहिए होती है, प्लेन जमीन, बिजली और पानी। बिहार में सारी चीज हो सकती है, तो क्यों नहीं इंडस्ट्री लगाया जा सकती वहां पे? वहां पे आईटी इंडस्ट्री लग सकती है, इंडस्ट्री लगेंगे तो बिहार के लोगों को वहां पे जॉब मिलेगी, तो वो बाहर काम नहीं करने जाएंगे। कहीं पे भी आप अगर, जैसे मुखर्जी नगर, मैं आपको बताता हूँ, मुखर्जी नगर तो का नाम तो आपने सुना होगा। वहां के लोग बिना जॉब करे ना, बिना जॉब करे, जो मुखर्जी नगर में रहते हैं, बिना जॉब करे आराम से 2 से 3 लाख रुपए, जो बिल्कुल मरे से मरा वो कमाता, 2 से 3 लाख रुपए कैसे? घर है, घर में ऐसे जैसे कबूतर खाने नहीं होते, इतने छोटे छोटे कमरे बना दिए, भाई 10,000 रुपये किराया लो और रहो, ठीक है। फिर वहां पे चाय बनाने का, पान वाले का, फोटो स्टेट का, तो ऐसे ऐसे बनता है। अब ऐसे होता है तो एक आर्थिक प्रक्रिया बनती है, डिमांड एंड सप्लाई जनरेट होती है, और जहाँ डिमांड एंड सप्लाई जनरेट होती है वहां पर, ये देखो मैं बताता हूँ, इकोनॉमिक्स आप लोगों ने शायद पढ़ी हो, एक फ्लिप कर्व है, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट। महंगाई जितनी ज्यादा होगी ना, मतलब एक 5 से 6% तक महंगाई होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट उतना कम होगा। क्योंकि महंगाई कब होती है? जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है, इससे पैसा, इनकम आपका बन जाता है। तो सप्लाई को बढ़ाने के लिए जॉब चाहिए, ठीक है, जॉब मिलती है लोगों को, उनके पास पैसा आता है, वो डिमांड को बढ़ाते हैं, सप्लाई, फिर इस वजह से आर्थिक प्रगति होती है। आपको इकोनॉमिक्स किसने पढ़ाया? किसी ने नहीं पढ़ाया अभी तक इकोनॉमिक्स? कोई फैकल्टी तो असाइन होगा इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए। बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, एडवेंट ऑफ, ओके, एडवेंट ऑफ, अरे तुम्हारी तो क्लास इतनी चल रही है, क्या तुम्हें तुम्हें क्या कहूँ तुम्हें, ठीक है, एडवेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बिहार। एक बार मेरे को आपका वो सिलेबस देखने देना इकोनॉमिक्स का, तो फिर मैं एक्स्ट्रा टाइम लेके इसी बैच में ये कंप्लीट करने के बाद इकोनॉमिक्स की कोशिश करके देखूंगा, ठीक है।
तो देखो बिहार में जो है ना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तो आई नहीं थी बिहार में, ठीक है। वो एक्चुअली हुआ किस इस प्रकार, यहाँ पर नोट करके लिखिएगा कि भाई सन 1664 में, ठीक है, सन 1664 में जॉब चारनॉक होता था एक, ठीक है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कलकत्ता शहर की स्थापना किसने करी, तो जॉब चारनॉक ने कलकत्ता, ठीक है, शहर की स्थापना करी। बिहार में नहीं आए थे, ठीक है, स्थापना करी थी। अच्छा, उस समय जो बिहार था वो बंगाल का ही भाग होता था, ठीक है, बिहार जो था बंगाल का ही भाग होता था। हाँ, ठीक है। देखो तीसरे नंबर पर ब्रिटिशर्स आए थे, बिल्कुल बात सही है, लेकिन बिहार में वो फ्रांसीसियों के बाद आए थे। अब वो देखो ना क्यों आए थे फ्रांसीसियों के बाद। यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया कि फ्रांसीसी कब आए थे, सन 1734 में आए थे, ठीक है। अब क्या होता है कि जॉब चार्नॉक कलकत्ता, कलकत्ता नाम कैसे पड़ा ये भी आपको मैं बताऊं। 1664 में बंगाल का नवाब, 1664 में जो बंगाल का एक नवाब होता था, तो वहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव खरीदे, ठीक है। वो 3 गांव कौन से थे, सूना नाती, काली नाती और चंद्रनगर। तो जब जॉब चार्नोक सन 1664 में इन गांवों को मुआयना कर रहा था, तो उसे दिमाग से उतर गया ये कौन सा गांव है या कौन सी जगह है ये। तो उसने एक किसान से पूछा "ये कौन सी जगह है", ऐसे उंगली करके उसने पूछा था, ठीक है। अब उसने उंगली करके पूछा, किसान को अंग्रेजी तो आती नहीं थी तो उसने देखा कि ये पूछ रहा है ये जो मैंने धान काटा है ये कब काटा, तो उसने कहा कल काटा। वहां से ही ये नाम पड़ गया कलकत्ता, वहां से ये क्या नाम पड़ गया, कलकत्ता। अब क्या होता है मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में आपको मैंने बताया था। मोहम्मद शाह रंगीला एक बहुत ही अयोग्य मुगल शासक था। 1719 से 1748 तक उसका शासन रहा। तो जो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में कई सारे राज्य मुगल साम्राज्य से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बन गए थे, जिसमें बंगाल की स्थापना किसने करी थी, मुर्शीद कुली खान ने करी थी। जिसकी बंगाल की स्थापना किसने करी थी, मुर्शीद कुली खान ने करी थी। ये बात आप समझे, बताइए। ठीक है, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसका बेटा गद्दी पे बैठता है, सिराजुद्दौला, ठीक है। उसका बेटा नहीं, उसका धेता, यानी उसकी बेटी का बेटा बैठता है सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला अंग्रेजों के साथ एक, वो कहता है कि अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कि टैक्स दो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है हम टैक्स नहीं देंगे, हमें मुगल एम्परर से परमिशन मिली। वो कहता है उसे मारो गोली, ये मेरा राज्य है, ठीक है, ये मेरा राज्य है, यहाँ तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या होता है, एक घटना होती है, चलो 20 जून 1757 को, इसको हम 1756 को, सॉरी, नहीं एक मैं इसकी तारीख भूल गया। बी है, सही है, सही सही है। 20 जून 1756 को होती है काला कोष्ठ घटना, ठीक है, काला कोष्ठ घटना, जिसको हम ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं। ठीक है, DEGY, DEGY, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये कहाँ पे होती है, कलकत्ता में होती है, ठीक है। तो आप जानते हो, हाँ सबा परवीन। नहीं, 1664 के आसपास हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है।
अब जरा ध्यान से सुने, ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी ये थी कि जो इसने सिराजुद्दौला ने कहा था कि भाई तुम जाके ना अपना वो करो, क्या कहते हैं, टैक्स दो। तो अंग्रेज देते नहीं है, तो अंग्रेज वहां से भाग जाते हैं फोर्ट विलियम। कलकत्ता में कौन सी जगह? फोर्ट विलियम। अगर आपसे पूछा जाए कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम किसने बनाया था, तो ये भी जॉब चॉर्नॉक ने ही बनाया था। ये एक किला था। मैं अपना कैमरा बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये 10 बाई 10 के कमरे में, जून का महीना था, 146 अंग्रेज औरतें, कुछ उसमें आदमी थे और बच्चों को बंद कर देता, जिसमें से केवल 23 लोग ही जीवित बचते हैं सुबह तक, बाकी सब दम घुटने के कारण मारे जाते हैं। तो इसका बदला, अब कौन लेते हैं? रॉबर्ट क्लाइव आता है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, हम्म, हाँ, फुलता द्वीप पे भाग जाता, रॉबर्ट क्लाइव आता है। और रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराज उद दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच एक युद्ध होता है 23 जून, ठीक है, 1757 को, जिसको हम बोलते हैं पलासी का युद्ध, बैटल ऑफ पलासी। जैसे हिंदुओं में जो गद्दार होता है उसको जयचंद बोला जाता है, तो मुस्लिम्स में जो गद्दार होता है ना उसे मीर जाफर बोला जाता है। इस बैटल ऑफ पलासी में क्या होता है कि मीर जाफर, ये सिराजुद्दौला का क्या होता है, दामाद होता है। और जगत सेठ ये बंगाल का सबसे बड़ा क्या होता है, बैंकर होता है। हम्म, नहीं नहीं, कमेंट जा रहा है साहिबा मैम, आपका कमेंट जा रहा है, मैम आपका कमेंट जा रहा है। यहाँ पर मैंने सबके कमेंट ऑफ कर रखे हैं, ठीक है, मेरे को दिखाई दे रहे हैं, आप ऐसे परेशान ना होइए। तो मीर जाफर, कोई ब्लॉक नहीं है, मैं ब्लॉक वगैरह नहीं करता। ब्लॉक वो लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं, ठीक है। ब्लॉक लोग वो होते हैं जो कमजोर होते हैं, जो चीजों से भागते हैं ना वो लोग कमजोर होते हैं, जो गुस्सा करते हैं ना वो लोग कमजोर होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं ना वो गुस्सा करते नहीं है, ना गुस्सा दिखाते हैं, वो सीधा एक्शन लेते हैं। जैसे आप लोगों को याद हो कि एक मैम थी, उनका नाम अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वो कैसे कितने सुंदर सुंदर कमेंट करा करती थी, तो मैंने उन्हें कोई ब्लॉक थोड़ी करा था, ठीक है। इसको पलासी का युद्ध बोलते हैं, ठीक है। हाँ, जन्नत फातिमा, उनको मैंने ब्लॉक थोड़ी करा था। मैंने बस इतना काम करा, उनके कमेंट्स की फोटो भेजी और जो बैच असाइन करते हैं उन्हें मैंने कहा कि ये स्टूडेंट जो है, मैम आपके, मैंने क्वेश्चन का पहले कह दिया कि 1690 में नहीं हुई थी आपकी, क्या कहते हैं, कलकत्ता की स्थापना, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार चयन कर दूंगा, ओके। तो आपका मीर जाफर और जगत सेठ के धोखे के द्वारा, ठीक है, धोखे के द्वारा सिराज उद दौला पराजित हुआ हुआ था, सिराजुद्दौला पराजित हुआ था, ठीक है। मीर जाफर और जगत सेठ के धोखे के द्वारा सिराजुद्दौला, अरे कीर्ति देवी मैम, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, बोर्ड से भी पढ़ा देता हूँ, बोर्ड है मेरे पीछे, ठीक है। आप पढ़ाई करें, मेनली चीज है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आना चाहिए, आप इधर उधर डिमांड ना कर करें। तो मीर जाफर और जगत सेठ के धोखे के द्वारा सिराजुद्दौला पराजित हुआ और मारा गया, और मारा गया। अब ये युद्ध जो पलासी का युद्ध था, ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था, लिखेगा। इस युद्ध के उपरांत, इस युद्ध के उपरांत बंगाल पर अंग्रेजों अंग्रेजों का
कब्जा हो गया था। बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। इस युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था और अंग्रेजों अंग्रेजों की सर्वोच्चता सर्वोच्चता का प्रारंभ हुआ। मनीषा आनंद, आर यू इन द क्लास? प्रारंभ हुआ, ठीक है। और किसके सर्वोच्चता का? सर्वोच्चता का मतलब है कि इनसे ज्यादा शक्तिशाली इंडिया में कोई नहीं था, ठीक है। मैम अगर आपको कोई पॉइंट इंग्लिश में पूछना हो ना तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं, आफ्टर दिस बैटल, ओके, बंगाल वॉज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश एंड इट स्टार्टेड द ब्रिटिश सुपरमेसी इन इंडिया एंड इट स्टार्टेड द ब्रिटिश सुपरमेसी इन इंडिया। सर्वोच्चता का मतलब है कि अंग्रेजों से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होना, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव और इसके बीच ये युद्ध हुआ था। अब क्या हुआ, इन्होंने मीर जाफर को तो हरा दिया और मीर जाफर की जगह किसको बैठा दिया? मीर कासिम को बैठा दिया, ठीक है। EMRS की क्लास के बारे में ज्योति मैम अभी कोई मेरे को जानकारी नहीं है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अभी इसकी बात करते हैं। तो मीर कासिम से ना अंग्रेज ना बड़े वो लेने लगे, गिफ्ट लेने लगे, ठीक है। मीर कासिम से बड़े गिफ्ट लेने लगे। अब वो गिफ्ट एक सीमा तक दिए जाते हैं ना, अब ये तो ज्यादा डिमांड करने लगा। तो मीर कासिम इससे क्या हो गया, तंग आ गया। अच्छा, इसी तरीके से जो अवध था वो भी बंगाल के साथ एक स्वतंत्र रियासत बनी थी, ठीक है। बंगाल के साथ स्वतंत्र रियासत बनी और वो भी इसी तरीके के गिफ्ट दिए जा रहा था, तो वो परेशान हो गए। तो फिर एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बक्सर का युद्ध, यानी बैटल ऑफ बक्सर हम इसे बुलाते हैं, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। ये जो बक्सर का युद्ध था, इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लड़ रहा होता है वो लड़ रहा होता है कैप्टन थॉमस अरे नहीं यार, सॉरी, थॉमस नहीं, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से। और इनके विरुद्ध नवाब नवाब ऑफ बंगाल, तो नवाब ऑफ बंगाल जो था वो कौन था? मीर कासिम, ठीक है, बंगाल, ठीक है। नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध, इसके साथ तो सही होना था। इसने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं का साथ नहीं दिया था। इसका नाम था शुजा उद दौला। आप में से किसी ने पश्चिम बंगाल में वो खाई है बिरयानी? कलकत्ता में बिरयानी खाई है किसी ने? और मुगल एम्परर, मुगल एम्परर ठीक है, मुगल एम्परर था शाह आलम। PPT से पढ़ाऊंगा तो कुछ भी नहीं समझ आएगा, कोर्स जरूर कंप्लीट हो जाएगा, दिमाग में 10% आएगा PPT से अगर मैं पढ़ाऊंगा तो। क्या उषा देवी मैम, अगर बंगाल की आप बिरयानी खाओगे ना उसमें आलू आलू मिलते हैं, आलू, ठीक है। अरे सिंपल नाम है बेटा ये तो, भाई बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजा उद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम, ये तो नाम है। और कैप्टन हेक्टर मुनरो। अंग्रेजी देख के इतना ना घबराया करो, ठीक है, अंग्रेजी देख के इतना मत घबराया करो। मैं अक्सर बोलता हूँ, लड़कों को बोलता हूँ, मैं कहा जब किसी ब्यूटीफुल लेडी को आप प्रपोज करोगे तो आप ये थोड़ा कहोगे मैं तुमसे प्यार करन बानी है, ऐसे बोलोगे? वो कहेगी चल हट यहाँ से, गंवार कहीं का। तब तो अंग्रेजी में ही बोलोगे, अलग अलग। हाँ जी, रूहान साहब, शुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला दोनों अलग अलग है। सिराजुद्दौला तो 1757 में ही मर गया था, ठीक है।
और ये शुजा उद दौला, आप लोगों ने अगर वो पानीपत मूवी देखी हो तो ये अवध का नवाब था। इसके बाद शुजा उद दौला के बाद आगे चलकर बनता है 100 साल बाद, लास्ट नवाब था अवध का वाजिद अली शाह। अच्छा, अवध के नवाब ना बड़े शौकिया होते थे इसलिए कहावत भी चलती है, लखनऊ नवाब, लखनऊ के नवाब। तो अंग्रेजों ने ना अवध के नवाब से सारी उसकी प्रॉपर्टी ली और उसे भगा दिया, कहता भाग जा यहाँ से तू। और वो उसे बंगाल भेज दिया, लेकिन वो नवाबियत जाए कहाँ। तो जब वो पश्चिम बंगाल पहुंचा तो उसके जो खान सामे थे उन्होंने देखा कि हमारे नवाब को बिरयानी बहुत पसंद है, और अब हम इतना इसमें मटन या बीफ नहीं डाल सकते बिरयानी में। तो उन्होंने क्या करा, मटन तो कम होता था, तो मटन की क्वांटिटी को पूरा करने के लिए उसमें आलू डालना शुरू करा। तो आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाओ, कलकत्ता की बिरयानी जब आप खाओगे तो उसमें आपको आलू मिलते हैं बहुत ज्यादा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हम्म। ठीक है। शुजा उद्दौला, तो आप कभी खाओगे ना वहां पर, ये चीज है। खैर, और फिर इसी वजह से जो 1857 की क्रांति थी, बिहार में तो ठाकुर कुंवर सिंह थे, भोजपुर गांव के, ओ सॉरी, जगदीशपुर गांव, भोजपुर जिला से। ठीक है। BEIC के नीचे एक बार। और लखनऊ में थी बेगम हजरत महल, जो वाजिद अली शाह की धर्म पत्नी थी। ठीक है, ये हैं सर कैप्टन हेक्टर मुनरो। हिस्ट्री ना एक तो लिखनी पड़ती है, और हिस्ट्री में ना आगे पीछे की बात को ना समझा के चलना पड़ता है। पिक्चर क्यों याद रहती है आपको, पिक्चर की स्टोरी, हाँ, क्यों याद रहती है? क्योंकि उसका आपको आगे और पीछे का पता होता है किसी, तभी तो पिक्चर की स्टोरी याद होती है। आप जाहिर सी बात समझो, अगर किसी ने बाहुबली फर्स्ट नहीं देखी हो तो सेकंड देते हुए उसे समझ ही नहीं आएगा ये क्या चल रही है स्टोरी। ठीक है, तो वही चीज है। अब इस युद्ध के बाद क्या हुआ था, इस युद्ध पर के बाद, क्योंकि बंगाल को क्या, इस युद्ध के बाद क्या हुआ इसको समझने के लिए देखो, 1759 में एक हुआ था बेदरा का युद्ध। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिश, बार बार मत पूछना कि सर ये BEIC क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पराजित कर देती है किसको, डचों को पराजित कर देती है। ठीक है, तो डच इंडिया से सफाया हो गया 1760 में। ठीक है, 1760 में होता है आपका वंडी, ये तमिलनाडु में होता है वैसे तो, वंडी वाश का युद्ध, ये वंडी वाश तमिलनाडु में है। ठीक है, वंडी वाश का युद्ध, वंडी वाश के युद्ध में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पराजित कर देती है किसको, वो पराजित कर देती है फ्रांसीसियों को, यानी फ्रेंच को पराजित कर देती है। ठीक है। ओके, फिर 1761 में अंग्रेजों को एक ही ताकत रोक सकती थी पूरे भारत में, वो थी मराठा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, पानी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है 1761 में होता है, जिसमें अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली किसको पराजित कर देता है, मराठा, मराठाओं को पराजित कर देता है। यानी अब ना तो डच रहे इंडिया में, ना फ्रेंच रहे, ना मराठा रहे। ठीक है, बची कुची पावर जो थी वो इनके पास थी, मीर कासिम के पास थी, शुजाउद्दौला के पास थी, और आपका शाह आलम द्वितीय के पास थी। उनको इस युद्ध में हरा देते हैं। तो अब इंडिया में एक ही गुंडा बच गया, उस गुंडे का नाम क्या, इंडिया में एक ही गुंडा बच गया, उस गुंडे का नाम क्या? अब इंडिया में एक ही गुंडा बचा ना, तो ठीक है, तो आपका ये, सॉरी, पहले आप ये लिख लीजिए, पराजित मतलब हरा दिया, ये मैंने हिंदी बोल दी, उर्दू में शिकस्त, उर्दू में क्या बोलेंगे सानिया, शिकस्त।
मेरी उर्दू भी उतनी ही बेहतरीन है जितनी मेरी हिंदी माशाल्लाह है। और अंग्रेजी का तो पूछो ही मत। अच्छा अब रहने दूं। वैसे आपकी क्लास में टाइम का पता नहीं लगता। पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली में ने मराठा को पराजित करा था। हाँ जी, उर्दू आती है। लॉ करी है ना मैंने, कानून की पढ़ाई, तो उसमें उर्दू पढ़ाई जाती है। इस्लामिक लॉ भी तो पढ़े हैं, तलाक बिल बिद्दत। बहुत टफ टफ टर्म होती हैं। देखो मैं अपना नाम लिख सकता हूँ उर्दू में। अब भूल गया लिखना। ऐसे करके लिखा जाता है मेरा नाम। अब प्रैक्टिस नहीं है, भूल गया, पहले लिख लेता था। हम्म। ठीक है, अब इसके बाद जो है, अब बस हाँ लिख लो 1764 का जो ये युद्ध है ना, 1700, बस थोड़ा सा और लिख लो। 1764 का ये जो युद्ध है, जिसे बैटल ऑफ बक्सर हम बोलते हैं, बैटल, बस इसकी स्लाइड पे लिखूंगा, अगली स्लाइड में। ओके, बैटल ऑफ बक्सर। सर काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पहली बात तो ये है, ठीक है। हाँ, हायर स्टडी करके लॉ कर रखे है, लेकिन आज की डेट में हर कोई वकील बना फिरता है। वो जमाने गए। ठीक है। आप, मैं उसे बताऊं, आप में से 95% बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट में, जैसे हमारे यहाँ यूनिक आती थी ना, एक एग्जाम वाली बुक आती थी जिसमें 50-60 क्वेश्चन है, वही पढ़ने होते थे और उन्हें ही रट के पेपर देने जाते हैं। तो 95% बच्चे हम ऐसे हैं। ऐसे ही हमने लॉ भी करी है, ठीक है। ऐसे ही इंजीनियरिंग होती है, ऐसे ही BA MA सब होती है, ठीक है। वो रिसर्च वाली पढ़ाई ना बड़े बड़े कॉलेजों में होती है, ठीक है। वो जो रिसर्च वाली पढ़ाई होते हैं ना, उनका दिमाग का स्तर हमारे जैसा नहीं होता, हम है आम आदमी। ठीक है। तो आपका बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होता है, भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा, क्योंकि अब कोई रोकने वाला था ही नहीं। हम्म, ठीक है। और भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की या अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित, ठीक है, स्थापित हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी। देखो, जो काम जीवन में करो ना, उसे ऐसा करो ना कि तुमसे अच्छा और कोई कर ना पाए। ये एक छोटी सी ज्यादा मैं ज्ञान की बातें नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी काम करो ना, उसे अच्छा करो कि चार लोग कह कह वाह क्या काम करा। यानी एक सदा तो सभी सदा, सब साध है तो सब जाए। और हमेशा ना कहने पे विश्वास मत रखो। मैं, आपने कभी देखा होगा, मैं कहने पे विश्वास नहीं रहता। आप लोग इतनी बात करते हैं तो, लेकिन मेरा फोकस हमेशा मेरे जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पे ही रहता है। तो ध्यान रखें, आप जीवन में हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हो, आपके अंदर वो क्षमता है। सबसे पहले तो आप उसे पहचानो और अपना फोकस होकर उसे जरूर करूँगा। ठीक है। हम्म। जिनका दिमाग शांत नहीं रहता, वो थोड़ा वो ध्यान वगैरह करा करें। शाह आलम किसका बेटा था? शाह आलम किसका बेटा था? क्योंकि जो बाद के मुगल थे ना, वो चाचा ताऊ के बच्चे ही आपस में लड़ते रहते थे, राजा बनते रहते, तो इसलिए उनके पिताजी का नाम मेरे को ध्यान नहीं। जी हाँ, एग्जाम एग्जाम नजदीक आ गया है, पता है। 1 महीने के बाद आपका एग्जाम है, आज 24 तारीख है। तो तैयारी आपको करनी है, हम तो आपको करा रहे हैं। देखो, कॉन्फिडेंस आपको जनरेट होगा जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, केवल बातें बनाते रहोगे, तो भगवान कृष्ण भी कह गए हैं, बातों के शेर कभी नहीं जीतते, कथनी और करनी में फर्क है।
ठीक है, मेरे को तो आपको बस बिहार की ज्योग्राफी करानी है, बिहार की पॉलिटी करानी है, करंट अफेयर्स में करा चुका हूँ, 2 क्लास आपकी फाइनल करंट अफेयर्स की और होगी। हम्म, चलिए, जय हिंद, जय भारत, फीडबैक जरूर करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।